शहीदों की चिता पे हर बरस लगेंगे मेले, और यही वतन पे मिटने वालों का आखिरी निशान होगा। और सच बात है कि शहीदों की चिता पे हमेशा मेले लगते रहेंगे और हमें याद दिलाते रहेंगे कि जो आज़ादी हम लेके बैठे हुए हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। खून, पसीना, परिवार, सब कुछ अपना बलिदान करना पड़ता है, तब आगे हम इस आज़ादी के स्वाद को चख पाते हैं। और कुछ इसी तरह की चीज़ों को आपके लिए लेके आता हूं मैं गौरव सिकरवार AWT परिवार में। आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज के लिए आपके लिए कुछ इसी तरह से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूं, जहां आपको बताऊंगा भारत की आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के वे छिपे हुए सितारे, जिनके बारे में हमारे इस युवा वर्ग को, हमारी इस नई पीढ़ी को शायद ही पता होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप पीछे एक तस्वीर देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही सुंदर नवयुवक की तस्वीर है और देखने से भी लग रहा है कि काफ़ी पुरानी तस्वीर है। लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उसमें से 1 या 2% लोग ही इस महान व्यक्ति के बारे में जानते होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ नाम जानते हों, लेकिन उन्होंने काम किस किस तरीके किए हैं वो नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये गोरखा समुदाय के ठीक उसी तरह के व्यक्ति हैं जैसे मुंडा समुदाय के बिरसा मुंडा, महाराष्ट्र में शिवाजी, और आपके राजस्थान में महाराणा प्रताप को इस तरह से पूजा जाता है। ठीक उसी तरीके से गोरखा समुदाय, हमारा जो वीर समुदाय होता है, वो इनको पूजता है। ये व्यक्ति जो हैं ये कोई और नहीं, ये है मेजर दुर्गादास मल, और ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक कठोर क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व बलिदान कर दिया सिर्फ और सिर्फ देश की आज़ादी के लिए। और आज की जो हमारी सीरीज़ है उसमें शुरुआत में ये पहला टॉपिक इन्हीं का चलेगा, और इसकी मैं शुरुआत करूंगा आपकी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सेनानियों की कहानी, अनसंग हीरोज ऑफ द इंडियन फ्रीडम फाइट। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा उन छिपे हुए सितारों के बारे में जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना पूरा योगदान दिया, लेकिन समय के साथ उन्हें भुला दिया गया, उन्हें उनके इतिहास को मिटा दिया गया। और मेरा पूरा प्रयास है, हमारा पूरा प्रयास है कि उन सब की कहानियाँ आप सामने लाई जाएं, ताकि आपको उनके बलिदान के बारे में पता पड़े। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शहीद मेजर दुर्गादास मल, जिनके एक साधारण सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। मेजर दुर्गादास मल का जो जन्म था वो आज के देहरादून में, जो उस समय ब्रिटिश भारत का रहा हुआ था, यानी कि देहरादून उत्तराखंड में है, उसकी राजधानी है। उस समय ब्रिटिश भारत के देहरादून के आपके डोईवाला गांव में 1 जुलाई 1913 को श्री गंगाराम मल और पार्वती देवी जी के घर पे हुआ था। ये गोरखाओं के नेवार संप्रदाय, एक नेवार समुदाय होता है, जैसे कई सारी जातियां होती हैं उसी तरह से यहाँ पे समुदाय होता है, नेवार समुदाय, उसके ये आपके वहाँ उस घर में पैदा हुए थे ये। और बाद में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, यानी कि इसका INA में इन्होंने गोरखाओं की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया था। और आज़ाद हिंद फौज के जो पहले सैनिक थे वो भारतीय स्वतंत्रता को लेकर के शहीद हुए, यानी कि आज़ाद हिंद फौज में गोरखाओं में से ऐसे पहले सैनिक बने जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद हुए, अपना सर्वस्व उन्होंने बलिदान किया। और इस सुपर सेक्रीफाइस का, यानी कि आपके संपूर्ण बलिदान का आज हम फायदा उठा रहे हैं, और आज देश इस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहा है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं इनके बारे में और इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। ये भी देखिए, इनको लेकर के भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया हुआ है, जहां पे आप देख सकते हैं मेजर दुर्गादास मल को 2023 में ये डाक टिकट जारी किया गया था। और इनको लेकर के आप एक तस्वीर भी देख सकते हैं जहां ये घोड़े पर सवार हैं, तलवार हाथ में लिए हुए हैं और एक फौजी टोपी पहन करके देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये डाक टिकट है जो मेजर दुर्गादास मल को लेकर के बनाया गया है। किस तरह का रहा है प्रारंभिक जीवन, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो लोग स्वतंत्रता के प्रति लालायित हैं, जिन लोगों को लगता है कि देश की स्वतंत्रता हमारे जीवन का सबसे बड़ा आप उद्देश्य बोल सकते हैं, वो लोग कभी आराम नहीं करते। उनका परिवार होता है, वो चाहें तो एक बड़ा साधारण जीवन जी सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता की ललक रखने वाले जो लोग होते हैं वो अपने परिवार को पीछे रखते हैं, जबकि देश को वो सबसे आगे रखते हैं। कुछ इसी तरह की ललक मेजर दुर्गादास मल के अंदर भी आई 1930 में, जब महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत
आपका दांडी मार्च की यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने पूरे देशवासियों को प्रेरित किया कि आप अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ इस तरह का करें और इस तरह की चीज़ों को लेकर के आएँ, इस तरह के आत्मनिर्भर बने ताकि हमें विदेशी चीज़ों का कोई भी कार्य की ज़रूरत ना पड़े। और कुछ इसी धारणा को लेते हुए दांडी मार्च शुरू किया गया। उस समय जो मेजर दुर्गादास मल्ल थे वो 9वीं कक्षा के छात्र थे और 9वीं कक्षा के छात्र होने के साथ भी उस किशोरावस्था की उम्र में भी उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा पाया और सार्वजनिक स्थानों पर अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ ये बयान देने लगे। लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि परिवार को भी चिंताएं होती हैं। देखिए, देश की चिंता तो एक व्यक्ति को है ही, लेकिन जो उसका परिवार होता है उसको इस बात की चिंता होती है कहीं इसके संग गलत ना हो जाए। तो इनको मात्र 18 वर्ष की आयु में ये बोला गया कि आप यहाँ से चले जाइए, 1931 की बात थी। और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर इनको 2/1 गोरखा राइफल्स में भर्ती कर दिया गया। और क्योंकि इनके पिता वहाँ पे नायब सूबेदार थे तो इनको वहाँ पे ज्वाइनिंग दी गई और इनके पिता ने कहा कि अब आप अपने जीवन को शुरू करें, कि अच्छे जीवन की शुरुआत करें जहाँ आप अपने जीवन को संवार सकें। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता वीर जो होते हैं ना हमारे यहाँ के, वो कभी अपना आराम नहीं देखते। अगर ऐसे ही सब लोग अपना आराम देखने लग जाते तो हो सकता है कि हम आज भी क्वीन विक्टोरिया के गाने गा रहे होते, उन्हीं के क्रॉस को लेकर के हम आगे चल रहे होते। लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से, जिन्होंने तब सोचा कि अगर हमने आराम किया तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, हमसे सवाल करेंगी, हमसे जवाब मांगेंगी कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि आज हम आज़ाद हुए। तो इन्हीं लोगों के प्रयासों से कई सारे लोग इस तरह के रहे जो कुछ लोगों की आड़ में छिपा दिए गए कि स्वतंत्रता के संग्राम में यही लोग प्रमुख थे, लेकिन जो पीछे लगे हुए वास्तविक लोग थे उनके बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए इसी क्रम में मेजर दुर्गादास मल्ल के बारे में मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो इनके मन में जब चीज़ आई और उनको बाद में भर्ती कर दिया गया, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं इनको एक ललक थी कि मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है। आप भले ही मेरे को ब्रिटिश सेना में भर्ती करा दीजिए, पिताजी का दबाव था और पिता की आज्ञा मानना हर एक पुत्र का कर्तव्य होता है। तो ना चाहते हुए भी ये वहाँ पर भर्ती हुए। आप पीछे की स्लाइड में देख पा रहे हैं, चिरपरिचित फोटो है, हर बच्चे ने पढ़ा हुआ है, ये दांडी मार्च का फोटो है। इसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो गांधी जी का दांडी मार्च उस समय बहुत अच्छा चल रहा था और ये उसी से प्रेरित थे। फिर होता है ना कि एक भाई अब तो बच्चा मतलब नौकरी पे लग गया है तो चलिए इसकी शादी भी कर देते हैं, वैवाहिक जीवन भी मतलब इनका शुरू करें। और हर एक सिंपल साधारण फैमिली का यही एक सपना होता है कि नौकरी लग जाए, बच्चे की शादी हो जाए, वो अपना परिवार आगे बढ़ाए और जीवन इसी तरह से चलता रहे। और ऐसा जीवन अगर चलता रहता है तो हो सकता है कि देश आज़ाद ना हो पाए। इसीलिए मेजर दुर्गादास मल्ल को भी अपने आप को परिवर्तित करना पड़ा। लेकिन फिर भी उनके वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब एक स्वतंत्रता सेनानी या हमारे स्वतंत्रता को ले आने वाले जो हीरोज होते हैं ना, वो उनकी कहानी अकेले की कहानी नहीं होती। सिर्फ उन्हीं का बलिदान वहाँ पे नहीं होता, उनके परिवार का बलिदान भी उसमें शामिल रहता है। और उसमें भी सबसे बड़ा जो बलिदान होता है वो उसकी माँ का होता है और उसकी पत्नी का होता है, जिसको अपनी पूरी दुनिया परिवर्तित होती दिखती है। और ऐसे नमन है ऐसी माँओं को, नमन है ऐसी पत्नियों को जो स्वतंत्रता के लिए, भारत की माँ के लिए, भारत माँ के लिए अपने बेटों को, अपने पतियों को कुर्बान कर देती हैं ताकि हम जीवित रह सकें, इस देश में स्वतंत्रता में सांस ले सकें। मेरा उन सभी माँओं को, उन सभी पत्नियों को सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है। पूरा देश आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। और इस तरह की वीर माएँ, इस तरह की वीर पत्नियाँ, इस तरह के वीर पुरुषों के साथ खड़ी रही हैं और देश आगे बढ़ता रहा है। इनकी विवाह को बात करें तो इनका विवाह शारदा देवी जी के साथ हुआ। और शारदा देवी जी के साथ जब इनका विवाह हुआ तो शादी के मात्र 3 दिन बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी, तो वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तब इनके पास एक कॉल आया, मतलब कॉल इन द सेंस एक बुलावा आया, एक पत्र आया और इनसे कहा गया कि आप अपने यूनिट को ज्वाइन कीजिए। और ये बेचारे 3 दिन के अंदर ही शादी के मात्र, इनके अपनी पत्नी से मिलन मात्र 3 दिन का था। यानी कि आप ये भी देखिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस है कि पत्नी इनको नहीं जान पहचान पाई अच्छे से, ये अपनी पत्नी को नहीं जान पहचान पाए हैं। शादी हुई है और मात्र 3 दिन के अंदर इनको ब्रिटिश सेना की तरफ से बुलावा आया। लेकिन दुर्गादास मल्ल के अंदर भले ही स्वतंत्रता की बातें थी, लेकिन वो अपने पिता का भी नाम ऊंचा करना चाहते थे। और ये इतने तेज तर्रार थे, इतने मतलब आप ये मान के चलिए कि ये
अपनी यूनिट के सबसे तेज तर्रार व्यक्ति थे। इस कारण से जरा सी उम्र में इनको हवलदार की रैंक मिल गई और ये हवलदार की रैंक तक बहुत जल्दी पहुंच गए थे। और हवलदार की रैंक मिलने के बाद भी मैंने कहा ना कि जिसका उद्देश्य कुछ और होता है वो भले ही कुछ सांसारिक जीवन में लगा रहे, लेकिन उसका जो मन होता है वो कहीं ना कहीं और लगा रहता है। देश में जब सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर चुके हैं, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से ये इस्तीफा दे चुके हैं और अपने आप को अलग करके जब ये जापान वगैरह पे ये मदद के लिए जाने लगे हैं कि वो देश को आयात कराने के लिए अपनी एक सेना का संगठन करेंगे, तो कहीं ना कहीं से इनको ये बात पता पड़ी कि भारत की आज़ादी के लिए एक फौज इकट्ठी हो रही है और इन्होंने सीधे सीधे भारत की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया। आप पीछे की स्लाइड में देख पा रहे होंगे उस वीरांगना को जिसने अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर किया। मात्र 3 दिन के विवाह के बाद में मेजर दुर्गादास मल्ल से उनकी ऐसी जुदाई हुई कि वो सीधे जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तब इनसे मिली थी, यानी कि पहली बार तब मिली जब इनका विवाह हुआ और अंतिम बार तब मिली जब इनके पति के जाने के कुछ दिन शेष रह गए थे। तो मैं फिर से नमन करता हूं ऐसी वीरांगना को, शारदा देवी को, जिनकी वजह से आज हम मेजर दुर्गादास मल्ल को याद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र संग्राम में क्या योगदान रहा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेजर दुर्गादास मल्ल गोरखाओं में परिचय के मोहताज नहीं है। गोरखाओं में सब लोग जानते हैं कि मेजर दुर्गादास मल्ल का क्या जीवन रहा है, किस तरीके से जीवन इन्होंने जिया है। और मेरा उद्देश्य ये है कि गोरखा समुदाय के साथ साथ जो पूरा देश है वो भी इनको जाने, इनको पहचाने, इनके बारे में अच्छे से सीखे कि एक आज़ादी के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की। तो इनके वैवाहिक जीवन के बाद में हम स्वतंत्र संग्राम में इनके योगदान की बात कर लेते हैं। तो ये नेताजी से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रचना, आपकी संगठन को अब संभाला, ठीक है ना। और आज़ाद हिंद फौज किसी परिचय की मोहताज तो है नहीं, अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब अपने स्टाइल में देने के लिए इसकी रचना की गई थी। और इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से आप हमें परेशान करते हो उसी तरीके से हम भी आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये वहाँ आपको ज्वाइन करते हैं उस चीज़ पर। और इनकी कर्तव्य निष्ठा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार व्यक्ति थे ये। इनके अंदर ये खूबी थी कि जिस काम को करते थे उस काम को पूरी तल्लीनता से करते थे, बहुत सीरियस होकर करते थे और बहुत सटीकता से करते थे। तो इनके काम को देखते हुए कि भाई ये व्यक्ति जो है ये वाकई में बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो इनको नेताजी ने इनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए मेजर की उपाधि से सम्मानित किया और आज़ाद हिंद फौज में ये खुफिया विभाग के प्रमुख बनाए गए, यानी कि खुफिया एजेंसी में काम करने लगे और ये कई सारी सूचनाओं को आज़ाद हिंद फौज को देने लगे और इनको मेजर की रैंक दे दी गई। अब क्या फ़ायदा हुआ इसका? क्यों हम इनको याद रखते हैं? क्यों गोरखाओं के ये सबसे बड़े सुप्रीम बने? क्यों इस तरह की चीज़ें हुई कि आज भी मेजर दुर्गादास मल्ल का नाम बाकायदा पूरे इज्जत से, पूरे सम्मान से लिया जाता है? किस तरीके की बातें हुई, तो जरा हम बात कर लेते हैं। इन्होंने ब्रिटिश फौज की गुप्त सूचनाओं को आज़ाद हिंद फौज को देना शुरू किया और आज़ाद हिंद फौज का एक हेडक्वार्टर बना हुआ था रंगून में। रंगून यानी कि इसे बर्मा के नाम से भी जानते हैं और आज के म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। और इस जगह पे आज़ाद हिंद फौज ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तो उस हेडक्वार्टर में जो रंगून स्थित हेडक्वार्टर था वहाँ ये अपनी सूचनाएं पहुँचा रहे थे। और इनकी सूचनाओं का सबसे अच्छा काम क्या रहा? इन्होंने इस सूचना के आधार पे आज़ाद हिंद फौज को कोहिमा तक पहुँचाया। अंग्रेजों का गढ़ था नॉर्थ ईस्ट में, और कोहिमा तक अपनी सूचनाओं के आधार पर अगर लाने वाला कोई व्यक्ति था तो वे थे दुर्गादास मल्ल, मेजर दुर्गादास मल्ल, जिनकी सटीकता के कारण ये संभव हो सका कि आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजों के गढ़ में कोहिमा तक पहुंच चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए जाते हो तो आपको एक दूसरे पहलू को भी याद रखना होता है। या तो आपको वीरता मिलती है या फिर आपको वीरगति मिलती है, और वीरों की पहचान यही रही है कि या तो वीरता या फिर वीरगति। और कुछ इसी तरीके का हुआ मेजर दुर्गादास मल्ल के साथ 26 मार्च 1944 को जब ये कोहिमा से आगे बढ़ रहे थे
तो मणिपुर के एक उखरूल नामक गांव में अचानक से इनको ब्रिटिश फौज ने गिरफ्तार कर लिया। और ब्रिटिश फौज ने गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ ये नहीं था कि ये गुप्त सूचना दे रहे थे, बल्कि ब्रिटिश फौज का सबसे बड़ा नुकसान भी था, क्योंकि ये ब्रिटिश फौज में पूर्व हवलदार भी थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश फौज के तकनीकों के बारे में, उनके तौर तरीकों के बारे में, उनके गुप्त सूचनाओं का पूरा भंडार जो था मेजर दुर्गादास मल्ल के पास में स्थित था। तो इन्होंने जब मेजर दुर्गादास मल्ल को पकड़ा तो इन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 121, धारा 100 और धारा 41 के तहत इन पर कानूनी कार्रवाई की। सेडिशन चार्ज यानी कि देशद्रोह के इन पे चार्ज लगाए गए और इनके मुकदमे की सुनवाई शुरू की गई और इनको नई दिल्ली लेके आया गया। यानी कि इनको पकड़ा गया आपका मणिपुर में, उखरूल में, और वहां से इनको नई दिल्ली लाया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब स्वतंत्रता सेनानी अपने आप को लेकर के चलता है तो उसको पता रहता है कि या तो उसे वीरता मिलेगी या फिर वीर गति मिलेगी, लेकिन आपके जो वीर होते हैं वो कभी विचलित नहीं होते हैं। जैसे किसी ने कहा भी है, वीर नहीं विचलित होते, ना एक पल वो आपाक होते। तो कुछ इसी तरीके की चीजें उन्होंने दिमाग में रखी। साथ में जब इनको दिल्ली लाया गया तो इनको कई सारे प्रलोभन दिए गए। अब आप गुरु को सिखाएं कि वो किस तरह से पढ़ाए, तो मेजर दुर्गादास मल्ल के साथ यही था। ब्रिटिश लोगों के संग रहे, वो ब्रिटिश सेना में उन्होंने काम किया, उनको वहाँ के सारे तौर तरीके पता थे, उनको मालूम था कि ये किस किस तरीके के जाल बिछाएंगे, साम दाम दंड भेद ये सारे काम यूज करेंगे। और कुछ इसी तरीके के इनको प्रलोभन दिए गए कि आपको बरी कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, आप दोबारा से ब्रिटिश फौज को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने कौन कौन सी सूचनाएं दी हैं, आपके जो भारतीय आज़ाद हिंद फौज है वो कहाँ पर तैनात है, किस तरीके से नेताजी का मूवमेंट रहा है, देखने में किस तरीके के लगते हैं इस समय, वो किस तरीके से काम कर रहे हो, कई सारी मतलब प्रलोभन दिए गए। लेकिन जो मेजर दुर्गादास मल्ल थे उनको पता था कि ये वो गिरगिट हैं जो पल पल पे रंग बदलते रहते हैं, इसीलिए वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए और अपने बातों पे अड़े रहे। उन्होंने इनकी हर मांग को अस्वीकार कर दिया। इनसे बोला भी है कि आप माफीनामा ले दीजिए, पर इन्होंने नहीं बोला। जब इनसे अदालत में पूछा गया कि बताइए भाई आप क्या चाहते हैं, अगर आप हमें सूचना दे देंगे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, इस तरह की चीज़ें कर देंगे, तो इन्होंने भरी अदालत में एक सीधे सीधे वाक्य में एक बात बोली, जो कि जैसी बोली गई है वैसी मैंने यहाँ कोटेड करी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, साथ में आप इसको याद जरूर रखिएगा कि गोलियां दाग कर, आग में झोंक कर या क्रूर से क्रूर अत्याचार कर अंग्रेज सरकार मुझे मारना चाहे तो मार ले, मैं मरने के लिए तैयार हूं। मेरी एक की मौत से मेरे जैसे लाखों देश प्रेमी जन्म लेंगे और राष्ट्रीय भावना में ओतप्रोत होकर स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने प्राण हंसते हंसते बलिदान करने के लिए तैयार होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि तो आप सिर्फ एक मेजर दुर्गादास मल्ल को जला करके अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। आपको लग रहा होगा कि इस मेजर दुर्गादास मल्ल को खत्म करने से स्वतंत्रता संग्राम की आग बुझ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये आग इसमें केरोसिन का काम करेगी, तेल का काम करेगी और ये आगे बढ़ती जाएगी, जंगल की आग का रूप लेगी और मेरे जैसे लाखों दुर्गा मल्लों को तैयार करेगी। कुछ इसी तरह की जब बातें भरी अदालत में की गई, इनको ब्रिटिश सरकार के मुंह पे इन्होंने सीधा तमाचा मारा, तो इनको दोबारा से प्रलोभन दिया गया और इस बार जो प्रलोभन था वो हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार का काम कर जाता। और मैंने ऐसा कि आपको बताया कि पत्नी से इनका मिलन मात्र 3 दिन का था और एक पति पत्नी का जो प्रेम होता है वो संसार का सबसे अटूट प्रेम है। और आपसे बोला भी गया है कि एक व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र क्या है, तो महाभारत में भी कोटा है कि एक व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र जो होता है उसकी पत्नी होती है। तो मेजर दुर्गादास मल्ल के सामने उनकी पत्नी को लाया गया कि कैसे भी करके ये टूट जाएं, और जब ये जेल में बंद थे तब इनकी पत्नी को सामने भेजा गया कि कैसे भी करके दुर्गादास मल्ल से इन बातों के बारे में पूछ लिया जाए। लेकिन दुर्गादास मल्ल नाम में ही मल्ल हैं और दुर्गादास हैं, माँ दुर्गा के प्रतीक हैं और वो भी मेजर हैं, फौजी आदमी हैं, तो कैसे विचलित हो जाएं। लेकिन उनकी पत्नी विचलित थी, थोड़ी सी विचलित थी, क्योंकि कोई बबला नहीं चाहेगी कि उसके पति की मृत्यु उसके सामने हो जाए। लेकिन दुर्गादास मल्ल ने एक और बात कही जो आपको फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो बलिदान दे रहा हूँ वह व्यर्थ नहीं जाएगा, भारत आज़ाद होगा, मुझे पूरा विश्वास है, यह तो बस समय की बात है, शारदा चिंता मत कर,
करोड़ों हिंदुस्तानी तुम्हारे साथ हैं। मतलब उन्होंने ये भी कहा कि तुम अकेली नहीं हो, भारत आज़ाद होगा। और सच बात है, 44 में इनको फांसी दी गई है और 47 में भारत आज़ाद है। इन्होंने कहा समय की बात है, हो सकता है मेरे सामने आज़ाद ना हो पाए, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की, इसमें 100% भारत आज़ाद होगा। और जब उन्होंने ये बातें कही तो उनकी पत्नी को एक संबल मिला, बहुत बड़ा मनोबल मिला, और वो एकदम दृढ़ता से वीरांगनाओं की तरह उस जेल से बाहर निकली। और मल्ल को ये भरोसा हो गया कि जब मेरी पत्नी को कोई इससे ऐतराज़ नहीं है, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा, चाहे मुझे वीरता मिले या फिर वीरगति मिले। इसी तरह की जब बातें चलती रहीं और अंत में जब सारे प्रपंच रचा लिए गए और द्विजेंद्र दुर्गादास मल्ल के ऊपर इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो 25 अगस्त 1944, उम्र देख लीजिए, मात्र 31 वर्ष। आपके जैसे, हमारे जैसे ही एज में आकर के सुपर सेक्रीफाइस है। 18 में वो भर्ती हो रहे हैं, शादी भी हो रही है उनकी समय। इतना सब कुछ उन्होंने इतनी छोटी उम्र में कर लिया। हमारे यहाँ की जो जेन जी जनरेशन्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इस उम्र में एंजॉय करने का सोचते हैं, लेकिन उस जमाने के व्यक्ति, जब देश स्वतंत्र नहीं था, तो ये सोचते थे कि कैसे भी करके देश स्वतंत्र हो और स्वतंत्रता की जो खुशबू है उस देश की, उसका वो आनंद ले पाएं। हाँ, ये दुर्भाग्य भी है कि कुछ लोग उस स्वतंत्रता के आनंद को नहीं ले पाए, उनके जाने के बाद स्वतंत्रता आई। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो चिंता रही, सबसे बड़ी समस्या ये रही भारत की कि हम इन हीरोज़ को धीरे धीरे करके बुलाते चले गए, और ये हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। 25 अगस्त 1944 को उनको फांसी दी गई, लेकिन ये व्यक्ति तब भी विचलित नहीं हुआ। ये वीर सपूत एक गाना गाते हुए मरा, और उनका गाना सबको आज भी सबके ज़बान पर है। भले ही मेजर दुर्गादास मल्ल का नाम आप भूल गए हों, लेकिन एक गाना आप सब ने सुना होगा कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। और ये गाना इसके दिलों में, लोगों के दिलों में घर कर गया। मेजर दुर्गादास मल्ल को जब फांसी दी गई तो देश पूरा इकट्ठा हुआ, और देश का युवा, विशेषकर गोरखा समुदाय के युवा, देशभक्ति से ओतप्रोत होके मेजर दुर्गादास मल्ल की तरह से अपने आप को समझने लगे और देश की आज़ादी में कूद गए। और इस तरीके से भारत की स्वतंत्रता सेनानियों का ये जो महान नायक था मेजर दुर्गादास मल्ल, वो चला गया। और इसके बाद मैंने आपको कहा कि कुछ समय के बाद तक कई बार शहीदों को भुला दिया जाता है, लेकिन गोरखा संघ के प्रयासों से, हमारे गोरखा समुदाय के वीर पुरुषों के प्रयासों से, गोरखा समुदाय के प्रमुख लोगों के प्रयासों से इनकी संसद में मूर्ति लगाई गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, और सामने देख सकते हैं हमारे वीर पुरुष मेजर दुर्गादास मल्ल, जिनका बलिदान आप सभी को याद रखना है। प्यारे मित्रों, मेरा हमेशा का उद्देश्य ये रहा है कि मेजर दुर्गादास मल्ल जैसे और भी कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मैं आपको बताता रहूं, क्योंकि हमारा ये फर्ज बनता है एक शिक्षक के तौर पर कि आप तक, उस प्लेटफॉर्म तक उन लोगों की बातें पहुंचाई जाएं जो अपने देश पर सर्वस्व बलिदान कर गए, लेकिन हम उन्हें इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं छुपा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आशा करता हूं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। अगर यहाँ पे वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।